स्वागत है दोस्तों अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में। पिछले क्लास में मैंने झारखंड का प्रागैतिहासिक काल को देखने का प्रयास किया था और उसी क्रम में आज हम लोग झारखंड का धातु काल अध्ययन करेंगे। उसी क्रमबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आज का जो क्लास रहेगा बेसिकली धातु काल पर ही निर्भर रहेगा। तो प्रारंभ करते हैं बिना देरी किए हुए धातु काल। झारखंड का धातु काल, ये धातु काल बात हो रहा है झारखंड के संदर्भ में। तो ये जो झारखंड के संदर्भ में धातु काल हो रहा है, तो धातु काल हम देख रहे हैं 3 काल में इसे भी बांटा गया है। एक आपका बांटा गया है ताम्रपाषाण काल में, एक आपका बांटा गया है कांस्ययुगीन काल में, और एक आपका लौहयुगीन। एक सेकंड, इसमें जरा इंक खत्म हो गया है। लौहयुगीन हम लोग देखेंगे, लौहयुगीन काल। लौहयुगीन काल हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड के धातु काल में 3 काल हम लोग देख रहे हैं। ताम्रपाषाण काल, ठीक है, कांस्ययुगीन काल और लौहयुगीन काल। इसका मतलब 4000 बीसी से 3000 बीसी इसका टाइम पीरियड है। 4000 बीसी से 3000 बीसी तक ये आपका ताम्रपाषाण का फेज है। 3000 बीसी से 2000 बीसी तक ये आपका कांस्ययुगीन का टाइम पीरियड है, और 2000 बीसी से 1000 बीसी तक आपका लौहयुगीन काल है। हम लोग इसमें देखेंगे, पिछले क्लास में लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, 3 काल पढ़े थे। अब नवपाषाण काल का जो अगला कालखंड है वह है ताम्रपाषाण काल, कांस्ययुगीन काल और लौहयुगीन काल। ये जो हम लोग देख रहे हैं, अगर हम इस तरह से अगर देखा जाए कि धातु काल संदर्भ में झारखंड का धातु काल अगर हम देखें, इसका टाइम पीरियड अगर देखें तो 4000 बीसी से 1000 बीसी हम लोग मान सकते हैं। 1000 बीसी तक हम लोग कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि 4000 बीसी से शुरुआत हुआ और 1000 बीसी में खत्म हुआ, तो इसका मतलब है कि 4000 बीसी से प्रारंभ हो रहा है धातु काल और 1000 बीसी में खत्म हो रहा है लौहयुगीन काल से। तो इसलिए इसका टाइम पीरियड धातु काल कितना हो गया? 4000 बीसी से 1000 बीसी तक। अब सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं ताम्रपाषाण काल क्या होता है। ताम्रपाषाण काल पहला जो हम लोग बात करेंगे, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल क्या होता है? ताम्रपाषाण काल मतलब ऐसा काल जिसमें तांबा के साथ साथ पाषाण का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया हो, ऐसा कालखंड को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग होने के कारण पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग होने के कारण इसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। मतलब ताम्रपाषाण काल क्या है? क्योंकि तांबा के साथ साथ वह पाषाण पत्थर का भी प्रयोग कर रहे थे। अभी ताम्रपाषाण कालीन मानव जो थे वो तांबा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए थे। उसके साथ साथ पीछे नवपाषाण काल से जो हम लोग मध्यपाषाण काल में
पूरा पाषाण काल में जो पत्थर का प्रयोग कर रहे थे उस पत्थर को अभी भी वर्तमान अभी यह भी जारी रखें, औजार बना ही रहे हैं अभी साथ साथ में। इसीलिए हम यहाँ डिफिनेशन क्या है कि पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग होने के कारण ताम्र पाषाण काल कहा गया। यहां तक आप क्लियर है तांबे के प्रयोग। अब यहाँ सबसे बड़ी बात, ताम्र पाषाण काल का हम देखें यहाँ दूसरा, अगर तांबा का सर्वप्रथम आविष्कार जो हुआ था वह मेसोपोटामिया में हुआ था। कहां हुआ था? मेसोपोटामिया में। हम यहां थोड़ा सा इसे मिटाते हैं, स्पेस थोड़ा सा मिल जाएगा। ताम्र पाषाण काल ही हम लोग पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल हम लोग ही देख रहे हैं। ताम्र पाषाण मतलब तांबा। इस तांबा में हम लोग देखेंगे कि तांबा का सर्वप्रथम आविष्कार मेसोपोटामिया में हुआ था। ये बात क्लियर है कि तांबा का सर्वप्रथम आविष्कार जो हुआ था वह कहां हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था। कहां पे? मेसोपोटामिया में। जबकि झारखंड में तांबा, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जबकि झारखंड में जो तांबा का जो आगाज हुआ था वह 4000 बीसी। कब आया था? 4000 बीसी में झारखंड में ये हुआ था। झारखंड में 4000 बीसी में आरंभ हुआ था। जबकि झारखंड में तांबा 4000 बीसी के में प्राप्त हुआ था। जबकि झारखंड में तांबा 4000 बीसी में प्राप्त हुआ था। ये 4000 बीसी जो आप लगभग देख रहे हैं कि 4000 प्रारंभ हुआ था, 4000 बीसी में यह प्राप्त हुआ था। और यह जो क्षेत्र जो था ये प्राप्त जो हुई थी वह सिंहभूम क्षेत्र से हुई थी। कहां पे? यह तांबा सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। तो ये जो आपका सिंहभूम क्षेत्र है, तो सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। मतलब तांबा झारखंड में किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? सिंहभूम क्षेत्र से। यहां से सवाल ये पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र से तांबा झारखंड में प्राप्ति हुई थी या आरंभ किस क्षेत्र से हुआ था। मतलब झारखंड में जो तांबा जो प्रारंभ हुआ था वह सिंहभूम क्षेत्र से आरंभ हुआ था। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम, नेक्स्ट जो है मानव द्वारा प्रयोग की गई धातु तांबा थी। क्या थी? सबसे पहले इंसान जिस धातु का प्रयोग किया उस धातु का नाम था तांबा। ठीक है, जिस धातु का प्रयोग किया था उस क्या हुआ था कि मानव द्वारा प्रयोग की गई धातु क्या थी? तांबा थी। यहां तक क्लियर है? मतलब सबसे पहली बार अगर मानव जिस धातु का प्रयोग किया था, प्रथम धातु क्या थी की गई? प्रथम अगर हम यहाँ नोट कर दें तो हम लोग आराम से, प्रथम धातु क्या थी? तांबा थी। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट तीसरा क्या है इसमें पॉइंट? अब तांबा जो है झारखंड के अनेक तांबा के कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं। तांबा के जैसे इसमें देखिएगा कि तांबा का जो गलाने का प्रयास कर रहे थे उस वक्त असुर, बिरजिया तथा बिरहोर, असुर, बिरजिया तथा बिरहोर, ये सब क्या है? ये सब झारखंड की जनजाति है। झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति हमारा क्या है? असुर है। क्या है? असुर।
ये जो क्या है, ये तीनों जनजातियां क्या हुआ करती थी, तांबा का प्रयोग करती थी। और तांबा से इन्होंने क्या कर रहा था कि तांबा अयस्क निकाल कर बिरहोर तांबा अयस्क तांबा अयस्क को निकाल कर क्या करते थे लोग, गलाने का कार्य करते थे। क्या करते थे, गलाने का कार्य करते थे। निकाल कर गलाने का कार्य करते थे। तो यहां जो आप याद रखने वाला चीज है, एक ये इंपॉर्टेंस पॉइंट से आपको यहां याद रखना, इस पॉइंट को। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु क्या थी, तांबा। जबकि झारखंड में तांबा जो है किस क्षेत्र से प्राप्त होती है, प्रारंभ सिंहभूम क्षेत्र से। और ये जो आपका कहाँ हुआ था, मेसोपोटामिया में। और सबसे जो प्राचीन जनजाति है, यही जनजातियां जो थी इस तांबा का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों जनजातियां सिंहभूम क्षेत्र में निवास किए हुए थे, तभी तो तांबा का साक्ष्य सिंहभूम से मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हजारीबाग का एक है बाहरगंडा। हजारीबाग जिला का एक जगह है बाहरगंडा। ठीक है। हजारीबाग के बाहरगंडा ठीक है। हजारीबाग के क्षेत्र में एक जगह है बाहरगंडा। बाहरगंडा से तांबे के 49 खानों की प्राप्ति हुई है। ठीक है। कितना, 49। ये बाहरगंडा को याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा सवाल कि ये तांबे का जो 49 खाने हैं वह कहां से प्राप्त हुई है, तो हजारीबाग जिला से। कहां से, हजारीबाग से। जबकि 1915 ईस्वी में क्या हुआ था, दरगामा से 1915 ईस्वी में दरगामा से तांबे के 5 स्लेट प्राप्त हुए हैं। दरगामा। ठीक है। दरगामा एक, इसे आगे हम लिखते हैं, इसी में तांबा में ही हम देख रहे हैं। यहां मिटा करके हम एक पन्नियां जोड़ देते हैं। 1915 ईस्वी में दरगामा से तांबे के 5 स्लेट की प्राप्ति हुई है। ठीक है। मतलब 1915 ईस्वी में दरगामा से तांबे के 5 स्लेट की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग तांबा में झारखंड का, यहां से ताम्र पाषाण कालीन से एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे पहली बार तांबा प्रयोग किया गया था या तांबा का साक्ष्य मिला, तो कहां पे आपका, सिंहभूम में। कहां से, सिंहभूम में। या दूसरा सवाल पूछेगा कि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन क्या थी, तो प्रथम धातु जो थी आपकी कौन क्या थी, तांबा थी। ठीक है। इस तांबे के प्रयोगकर्ता, इस तांबे का प्रयोग करने वाला कौन जनजाति थे, तो असुर जनजाति भी थे, बिरजिया थे और बिरहोर थे। ये तीनों जनजातियां क्या कर रहे थे, तांबा का प्रयोग कर रहे थे। और हजारीबाग के बाहरगंडा से क्या, तांबे के 49 खाने प्राप्त हुई है। यहां तक हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, बस यहां से 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका इंपॉर्टेंट है। सिंहभूम को आप भूलिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक हजारीबाग को नहीं भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम पैनी निगाहें इस पर होनी चाहिए आप लोगों का। तांबा हो गया। उसके बाद आते हैं कांस्ययुगीन। दूसरा ताम्रपाषाण काल हम लोग देख लिए। कांस्ययुगीन काल देखते हैं। दूसरा में हम लोग देखते हैं कांस्ययुगीन काल। अब वही असुर, वही बिरहोर जनजातियां, वही असुर जनजातियां, वही बिरजिया जनजातियां धीरे धीरे अपना क्या हुआ, मस्तिष्क का जैसे जैसे विकास होता चला गया, वैसे वैसे तांबा के साथ टीन का प्रयोग करके कांसा का निर्माण कर दिया। तो ये जो कांसा का सबसे पहली बात यहां देखिएगा, जो कांसा बनता है तांबा
में उन्होंने टीन मिलाकर के कांसा का निर्माण किया। कांसा का निर्माण किया मतलब मानव धीरे धीरे विकसित क्यों हो रहा था, मानव का जो मस्तिष्क का जो विकास हो रहा था, धीरे धीरे डेवलप कर रहा था, तो तांबा के साथ वह टीन को मिला करके कांसा का निर्माण कर लिया। तो क्या हुआ कि इन्होंने छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो है असुर और बिरजिया को कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। मतलब इस कांस्ययुगीन काल का जो सबसे प्रारंभकर्ता माना जाता है वह किसको माना जाता है, किसको, असुर को और बिरजिया को ही माना जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र के, यहां लिख देते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर और बिरजिया, छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर और बिरजिया को ही कांस्य युगीन को ही हम लोग क्या मानते हैं, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता मानते हैं। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता मानते हैं। यह माना गया है। ऐसा कोई साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिल पाया झारखंड में, ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिल पाया, लेकिन ऐसा पहली बार जब ये ताम्रपाषाण काल का साक्ष्य तो मिलता है कि असुर जनजाति लोग वहां थे, कहां पे, सिंहभूम क्षेत्र में थे, इसीलिए तांबा का साक्ष्य सिंहभूम से मिलता है। लेकिन कांसा का साक्ष्य जो है आपका देख रहे हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र से ऐसा मान रहा है इतिहासकार लोग कि कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता असुर बिरजिया ही होंगे, क्योंकि ताम्रपाषाण काल से असुर लौह युग तक रहे होंगे, ऐसा मान रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है, इसीलिए हम प्रारंभकर्ता मानते हैं, इस शब्द का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कांस्ययुगीन काल के बाद एक आता है लौह युगीन सभ्यता। क्या आता है, लौह युगीन। ठीक है, ये मानते हैं कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता मानते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग देखिए। तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं, तीसरा लौह युगीन काल, लौह युगीन। ठीक है, लौह युगीन काल, इसके प्रारंभकर्ता को माना जाता है। इसके प्रारंभकर्ता कौन है, तो हम इसको बताते हैं। प्रारंभकर्ता जो है, इस काल के प्रारंभकर्ता लोहा का प्रयोग करने वाले कौन थे, तो असुर और बिरजिया थे। कौन थे, असुर और बिरजिया जनजाति। प्रारंभकर्ता असुर और बिरजिया जनजाति। ठीक है, मतलब लौह युग के जब प्रारंभ करने वाले लोग जो थे वह थे असुर, और झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति जो है हमारा असुर ही है। तो असुर और बिरजिया जनजाति ही इस लौह युगीन काल के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। झारखंड का लोहा जो था उच्च कोटि का माना जाता है। झारखंड का लोहा उस वक्त उच्च कोटि का माना जाता था। यहां हम लिख देते हैं, झारखंड का लोहा उच्च कोटि का माना जाता था। झारखंड का लोहा उच्च कोटि का माना जाता था। उस वक्त जो समय था, ये झारखंड से लोहा विदेशों ले जाया करते थे। विदेशों मतलब मेसोपोटामिया तक पहुंचाया जाता था झारखंड के लोहा को। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यह साक्ष्य मिलता है। अगर हम बात करें विश्व प्रसिद्ध दमिश्क की तलवार, झारखंड के, ये हम याद करें कि विश्व प्रसिद्ध दमिश्क की तलवार का निर्माण भी झारखंड के लोहे से ही हुआ है। हम यहां बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध दमिश्क की तलवार, का
झारखंड के लोहा से ही, झारखंड के लोहा से ही हुई थी। ठीक है, मतलब दमिश्क की जो तलवार बनाया जाता था, दमिश्क में एक जगह है दमिश्क, तो दमिश्क में वहां जो तलवार बनाया जाता था वह लोहा झारखंड से ही ले जाया करता था, इसीलिए ये विश्व प्रसिद्ध था, ये आपका दमिश्क की तलवार। यहाँ का जो लोहा जो था वह मेसोपोटामिया भेजा जाता था। कहाँ भेजा जाता था? मेसोपोटामिया में। और मेसोपोटामिया आज का इराक देश, आप जान रहे हैं, ईरान, इराक, जॉर्डन, तो आज का जो देश है इराक, उसी समय प्राचीन समय में उसको बोला जाता था मेसोपोटामिया। तो यहाँ का जो लोहा जो होता था, यहाँ का लोहा मतलब झारखंड का लोहा, यहाँ का लोहा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया भेजा जाता था। मतलब वर्तमान समय में मेसोपोटामिया किस देश को कहते हैं? तो इराक को कहते हैं। किसको कहते हैं? इराक को। असुर जनजाति का जो संबंध था लोहे के निष्कर्षण से था। यहां जो निष्कर्षण है, अब असुर जनजाति जो थी, ये असुर जनजाति, एक सेकेंड इसे मिटाते हैं, इसी में हम लिखते हैं लौह युगीन काल का ये अगला पॉइंट है, एरो देकर के हम यहां लिख दे रहे हैं, आप इसे लिख लेंगे अपना नोट्स में। असुर जनजाति का, असुर जनजाति का संबंध, यह सवाल कई बार पूछा गया है। असुर जनजाति का संबंध लौह निष्कर्षण से है, लौह निष्कर्षण से है। मतलब ये लौह निष्कर्षण से था उस वक्त, लौह निष्कर्षण से है की जगह अगर हम था कर दें, क्योंकि थे, ठीक है, असुर जनजाति का संबंध लौह निष्कर्षण से था। अब हम लोग यहाँ लौह युगीन काल का जो लोग देख रहे हैं, यहाँ कहा जाता है कि मगध जो काल था, मगध जनपद जो था, मगध जनपद भी जो उत्कर्ष हुआ, इतना बड़ा महाजनपद जो बना मगध जनपद, वह उसमें सबसे बड़ी भूमिका झारखंड का लोहा का रहा। इसलिए मगध जनपद का भी उत्कर्ष लोहे तथा लोहा निर्मित औजारों के कारण हुआ था। तो हम यहां लिख दे रहे हैं, मगध जनपद का उत्कर्ष लोहा तथा लोहे के औजारों, लोहा तथा लोहे के औजारों, क्या लिखे हम लोग? मगध जनपद का उत्कर्ष लोहा तथा लोहे के निर्मित औजारों, निर्मित औजारों से, औजारों के कारण हुआ था। ठीक है, मतलब मगध जनपद का भी उत्कर्ष जो हुआ था लोहे के कारण हुआ था, और लोहे निर्मित औजार के कारण ही हुआ था मगध जनपद का उत्कर्ष। तो इतना बड़ा मगध जनपद था, जो माना जाता है, आप समझते हैं कि लोहा कितना क्रांतिकारी परिवर्तन करता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जैसे लोहा आया होगा तो लोहा आने से क्या हुआ होगा। सबसे बड़ी चीज की कृषि की उत्पादन बढ़ोतरी होगी। जब कृषि की उत्पादन में जब बढ़ोतरी होगी, देख समझिएगा थोड़ा सा बैकग्राउंड, जब लोहा आया तो लोहा से कृषि का उत्पादन हुआ, और जब कृषि का उत्पादन हुआ तो एक बहुत बड़ी मात्रा में एवरेज बहुत ज्यादा होने लगा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेष खाने की मात्रा को बचाकर अधिशेष बचने लगा। जब कृषि से अधिशेष, जब अनाज बचने लगा तो उस अधिशेष को क्या करने लगे? व्यापारी करने लगे, व्यापार वाणिज्य करने लगे। और जब व्यापार वाणिज्य करने लगे तो क्या हुआ? व्यापार वाणिज्य से उस महाजनपद में क्या हुआ? एक विकास आया। ठीक है, एक बहुत बड़ा क्या हुआ? व्यापार वाणिज्य से पूरा एक उस साम्राज्य में एक जनपद, महाजनपद का रूप, शहरीकरण या महाजनपद का रूप लिया। और इसी महाजनपद में जो राजा हुआ करता था, उस राजा इसकी रक्षा के लिए सैन्य की तैनाती करना शुरू कर दिया, सैन्य की तैनाती। अब इसी प्रकार सैन्य की तैनाती करने के लिए धीरे धीरे जब
इस लोगों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजा क्या करता था, इन लोगों से टैक्स वसूलता था और उसी टैक्स के पैसे से इन लोगों को सुरक्षा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता था। और फाइनली सैन्य की तैनाती लगा दिया राजा। फिर लोहे से बड़ा बड़ा औजार हथियार खरीदना प्रारंभ कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि लोहा और इतना बड़ा परिवर्तन महाजनपद काल में, मगध जनपद काल में भी ये परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लोहा का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है महाजनपद के काल या महाजनपद के उत्कर्ष में। अब हम लोग देखते हैं इस लौह युगीन मगध जनपद देखिए। अब हम लोग देखें धातु काल, झारखंड का धातु काल यहाँ खत्म हो गया। आप इसे याद रखेंगे कि दमिश्क की तलवार का निर्माता विश्व प्रसिद्ध कहां से प्राप्त की जाती थी, तो झारखंड के लोहा आपका होता था। झारखंड का लोहा जो होता था कहां भेजा जाता था, तो मेसोपोटामिया भेजा जाता था। कहां भेजा जाता था, मेसोपोटामिया। आप यहां देख पा रहे हैं मेसोपोटामिया। लौह युगीन जब प्रारंभ करता है, इस लौह युगीन का जो काल प्रारंभ किया, किसने प्रारंभ किया, तो असुर जनजाति ने किया। कई बार सवाल आया है, जेपीसी पीटी में भी ये सवाल आ चुका है। तो आप असुर को याद रखिएगा, क्योंकि लौह युगीन काल को शुरू करने वाले लोग कौन थे, असुर जनजाति थे, बिरजिया जनजाति के लोग थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हम लोग लौह युगीन काल यहाँ समाप्त होता है। फिर अब आप देखते हैं अगला जो कड़ी हम लोग देख रहे हैं, वैदिक काल में झारखंड। अब हम लोग देख रहे थे वैदिक काल में झारखंड को देखते हैं हम लोग। वैदिक काल में झारखंड कि वैदिक काल में झारखंड को किस किस नाम से पुकारा जाता था या उस काल में क्या क्या घटना घटा था, इसे हम देखते हैं वैदिक काल में झारखंड। वैदिक काल में झारखंड। आप देख रहे हो कि वैदिक काल का जो पीरियड है, हम लोग देखे भी थे 1500 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, वैदिक काल का जो झारखंड है, वैदिक काल में झारखंड। अब वैदिक काल का जो पीरियड कितना, 1500 बीसी से 600 बीसी। अब इसी वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक आपका ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, एक आपका उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वेद में यहां समझिए, ऋग्वेद काल में केवल और केवल ऋग्वेद की रचना की गई थी। केवल और केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। केवल और केवल ऋग्वेद की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद की, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। अथर्ववेद की रचना हुई। अथर्ववेद की रचना हुई। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में, इसका मतलब है कि इस ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद काल इसका जो पीरियड है आप देख पा रहे हैं 1500 बीसी से 1000 बीसी। उत्तर वैदिक काल का जो है 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, 600 बीसी तक का। अब हम लोग यहां देखते हैं ऋग्वैदिक काल में, इस ऋग्वैदिक रचना में क्या क्या कहा गया, इस ऋग्वेद की रचना में क्या क्या बोला गया है, झारखंड को किस किस नाम से पुकारा गया। तो सबसे पहली बात, ऋग्वेद में झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से पुकारा गया। कीकट, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में झारखंड को कीकट, यहां लिख दे रहे हैं, झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, मतलब ऋग्वेद की रचना हुई इसी ऋग्वेद की पुस्तक में, साहित्य में, इस ऋग्वेद के साहित्य में लिखा गया है कीकट प्रदेश।
कीकट प्रदेश किसके जगह लिखा गया है कि झारखंड के बारे में कीकट प्रदेश कहा गया है। तो ऋग्वेद में क्या मिलता है, कीकट प्रदेश। अब ऋग्वेद में दूसरा, इसी ऋग्वेद में आपको मिलता है झारखंड को हम लोग कहते हैं कीकट नाम देशो अनार्य, कीकट नाम देशो अनार्य, कीकट नाम इसी ऋग्वेद में हम लोग बोलते हैं कीकट नाम देशो अनार्य। क्या बोलते हैं, कीकट नाम देशो अनार्य, किसको बोलते हैं, झारखंड को, झारखंड को। यह जानकारी कहां से मिल रही है, ऋग्वेद से। कहां से मिल रही है, ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में झारखंड को कीकट नाम देशो अनार्य से पुकारा गया। आप लिख लेंगे, इसको लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद में झारखंड को कीकट नाम देशो अनार्य से पुकारा गया है। थोड़ा स्पेस कम है जिसके कारण हम लिखने के लिए आपसे कह रहे हैं, कीकट नाम देशो अनार्य। यहां तक आप क्लियर बिल्कुल है। उसके बाद ऋग्वेद में आप देखिएगा असुरों को लिंग पूजक, असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग, ठीक है, असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव, लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। ठीक है, लिंग पूजक, ये आप देख रहे हैं, यहां से हम यहां शिष्णों का देव यहां तक हम कर दे रहे हैं। इसे आप याद रखेंगे कि किस साहित्य में असुरों को लिंग पूजक कहा गया है। तो सवाल आएगा ऋग्वेद, सवाल आएगा, ये सॉरी आंसर आएगा ऋग्वेद। सवाल पूछा जाएगा कि किस साहित्य में शिष्णों का देव असुरों को कहा गया है, शिष्णों का देव असुरों को कहा गया है। तो उत्तर आना चाहिए ऋग्वेद काल में। किसमें, ऋग्वेद साहित्य में इस बात का चर्चा किया गया, जिक्र किया गया। तो इस प्रकार से आपसे सवाल यहां से पूछे जाएंगे। तो असुरों को क्या बोलते हैं, लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया। यहां तक क्लियर है। अब एक ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या बोला गया, पुंड। ऐत्रेय ब्राह्मण में आप यहां याद रखिएगा, ऋग्वेद से ही ब्राह्मण बनता निकला हुआ है। तो ऋग्वेद से जो निकला हुआ ब्राह्मण है उसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। इसीलिए हम इसे ऋग्वेद के अंतर्गत ही शामिल करते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र, ठीक है, पुंड या पुंड्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पुंड्र या पुंड्र कहा गया है। किसको, झारखंड को। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र कहा गया है। ठीक है, तो यहां आप देख रहे होंगे कि ऋग्वेद में 1 2 3 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। किस साहित्य में, सवाल पूछा जाएगा आपसे, देखिएगा किस तरह सवाल आपसे जेपीएससी ट्विस्ट करेगी कि किस साहित्य में झारखंड को पुंड कहा गया है। आपको वहां ऑप्शन ऐत्रेय ब्राह्मण नहीं देगा, आपको देगा ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपका आंसर आना चाहिए ऋग्वेद। क्यों, क्योंकि ऋग्वेद का ही भाग है ऐत्रेय ब्राह्मण, और ऐत्रेय ब्राह्मण में जिक्र किया गया है पुंड या पुंड्र। ठीक है, इसलिए आपका क्या आएगा, ऋग्वेद। अगर सीधा सीधी पूछ दिया था तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करे क्वेश्चंस को, किस साहित्य में पुंड कहा गया है, और ऑप्शन ऋग्वेद डाले, आयुर्वेद डाले, सामवेद और अथर्ववेद डाले, 4 ऑप्शन बना दे, तो आपका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। यहां तक आप क्लियर हो गए, अब उम्मीद कर रहे हैं। अब यहाँ एक अब आते हैं हम लोग उत्तरवेदी काल में। अब उत्तरवेदी काल का एक साहित्य आता है अथर्ववेद। इस अथर्ववेद में जिक्र किया गया है झारखंड को, यहां से लिख दे रहे हैं, इस अथर्ववेद में कहा गया है झारखंड को व्रात्य, झारखंड को व्रात्य के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, व्रात्य, ये जो आप याद रखिएगा, व्रात्य जो शब्द आया है किस साहित्य में आया है, अथर्ववेद में। किस साहित्य में आया, अथर्ववेद में। इसका मतलब अथर्ववेद किसका हिस्सा है, उत्तरवेदी काल का है, उत्तरवेदी काल का है। तो ये जो सवाल है आपसे पूछ देगा
कि झारखंड को या व्रात्य व्रात्य किस साहित्य में, झारखंड को व्रात्य किस साहित्य में कहा गया है? तो अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। तो ये आपका उत्तरवेदी काल आ जाएगा। ये कौन सा आ जाएगा? उत्तरवेदी काल। और थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर दे झारखंड का सवाल जेपीएससी, अगर बहुत ज्यादा डीप करे, पूछ दिया जाए कि झारखंड व्रात्य जो है, झारखंड को व्रात्य किस काल में कहा गया, किस काल में कहा गया? और ऑप्शन आपका दे दिया जाए ऋग्वेदिक काल, आयुर्वेद, सामवेदिक काल, और एक आपका ऑप्शन दे दे उत्तरवेदी काल। अथर्ववेद ना दे, अथर्ववेद आपका ना दे और दे दे आपका उत्तरवेदी काल, तो आपका सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा उत्तरवेदी काल। लेकिन उम्मीद है कि इतना डीप आपसे सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर एग्जामिनर का माइंड थोड़ा सा पगला है आपके प्रति, थोड़ा सा ज्यादा द्वेष की भावना आपके अंदर आपके प्रति आएगा, तो इस प्रकार का क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है। यहां तक आप क्लियर होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि झारखंड को व्रात्य किस काल में कहा गया? ऑप्शन देगा ये ऋग्वेदिक काल, बी आयुर्वेदिक काल, सी सामवेदिक काल, डी उत्तरवेदिक काल। इस तरह से ऑप्शन बना सकता है आपसे, तो आपका जो आंसर होगा उत्तरवेदिक काल, ठीक है। क्योंकि ये उत्तरवेदिक काल में ही रचना की गई थी, ये 3 वेद की रचना की गई थी। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में। तो यहां तक हम लोग क्लियर है। अब हम लोग नोट में हम लोग लिखते हैं दो कुछ नया पॉइंट नोट करके हम लोग लिखते हैं। आप इसे यहां तक लिख लिए होंगे, साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा ईमानदारी के साथ, आपका एक नोट्स बेहतर बन जाएगा और रिवीजन करने में आपको परेशानी नहीं होगी। आप यकीन मानिए कि झारखंड का बेस इतना मजबूत हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अब हम लोग 2 पॉइंट है, एक तो वैदिक साहित्य में असुर शब्द का प्रयोग किया गया, और वह असुर शब्द का जो प्रयोग किया गया वह झारखंड के जनजातियों के लिए किया गया। तो नोट में लिख लीजिएगा पहला, नोट में पहला पॉइंट, वैदिक साहित्य में असुर शब्द का प्रयोग, असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के जनजातियों के लिए, झारखंड के जनजातियों के लिए किया गया है, ठीक है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या किया जाएगा? ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल में जो रचना की गई है, तो ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना, उत्तरवेदिक काल में आपको हम बताया 3 वेद की रचना हुई है, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अब जो है उन वैदिक साहित्य में अब किसमें दर्शाया गया, असुर शब्द किसमें आया है, ये जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी तक मिला नहीं है बुक में, जिससे कारण असुर, इसीलिए वैदिक साहित्य यहाँ लिख दिया जा रहा है। अगर असुर शब्द को अगर डिस्क्राइब करता कि नहीं आयुर्वेद में झारखंड को की जनजातियों के लिए असुर शब्द आया है, तो हम लोग यहाँ क्लियर कर देते हैं वैदिक साहित्य की जगह हम आयुर्वेद लिखते। लेकिन यहाँ आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद कोई जिक्र नहीं कर रहा है, इसीलिए डायरेक्ट हमें लिखा जा रहा है कि वैदिक साहित्य में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के जनजातियों के लिए किया गया है। यहां तक आप क्लियर होंगे। दूसरा पॉइंट यह भी माना जाता है कि 600 बीसी में हम लोग यहां देखते हैं कि 600 बीसी में वैदिक काल में ही मुंडाओं का आगमन हुआ था। मुंडाओं का 600 बीसी में, अगर यहां लिख दें वैदिक काल में ही लगभग 600 बीसी में मुंडाओं का झारखंड आगमन हुआ था, ठीक है। जैसे आप मुंडाओं का पढ़ेंगे, ऋषा मुंडा वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, जब मुंडा क्षेत्रीय राजवंश जब पढ़ेंगे तो वहां मुंडा का जिक्र आएगा, नागवंश का जिक्र करेंगे।
लेकिन यहाँ जो 600 बीसी में वैदिक काल में ही लगभग 600 बीसी में मुंडाओं का झारखंड आगमन हुआ था, यह ऐसा माना जाता है। तो हम यहाँ देखें, आज का जो क्लास हम लोग देखे, लौह युग को पूरा कंप्लीट करने का प्रयास किए, धातु काल को पूरा कंप्लीट कर दिए हम लोग, उसके बाद वैदिक काल में झारखंड को देख लिए। अब जो नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लेंगे, इसके आगे की सिलेबस को देखेंगे और इससे करेंगे आगे की बातचीत। थैंक यू।